नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी। आज हम यहाँ पे, इसके पहले हमने समाज के बारे में बताया था, समाज की विशेषताएं, और आज हम इस वीडियो में समाज की आवश्यक शर्तें, जिसमें समाज के लिए क्या क्या आवश्यक है वो यहाँ पे बताएंगे। तो समाज के निर्माण सामाजिक संबंधों की स्थापना से होता है, जिसके माध्यम से समाज संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। डेविस के अनुसार यह ध्यान देने योग्य बात है कि सामाजिक संबंध ही समाज नहीं है, बल्कि जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है तो उसे समाज कहा जाता है। ठीक है, डेविस के कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि केवल सामाजिक संबंधों को ही हम समाज नहीं कह सकते हैं, बल्कि यह संबंधों की जो व्यवस्था है वह समाज कहलाती है। ठीक है, समाज के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है उन्होंने इसका यहाँ वर्णन किया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है समाज लोगों की रक्षा के लिए। ठीक है, समाज का निर्माण व्यक्ति या मानव की रक्षा के लिए होता है। समाज के द्वारा यह सदस्यों को जीवित रखने में सहयोग देता है, साथ ही साथ हर स्थिति में उनका पालन पोषण भी करता है। लोगों की रक्षा हेतु जनसंख्या प्रजनन भी आवश्यक होता है, जिसमें विषम लिंगी संबंध स्थापित करना और नई पीढ़ी को विकसित करना। नई पीढ़ी को विकसित करना ये समाज के लिए आवश्यक कार्य माना गया है। दूसरा है समाज में कार्य या श्रम विभाजन। इसमें वह परिस्थितियां सम्मिलित हैं जो समाज में कार्य विभाजन के द्वारा सभी सदस्यों को अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं समूह की एकता। समूह की एकता से मतलब है यहाँ पे कि ये कार्य, समाज के कार्य तभी पूर्ण हो सकते हैं जब समूह के सदस्य और उनके बीच प्रेरणाएं होंगी, जिससे संबंधों की स्थापना होगी और समूह के सदस्यों के मध्य हम की भावना होगी। ठीक है, हम की भावना का मतलब यहाँ एकता से है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता। समाज में ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जो समाज को संगठित कर सके। इसके लिए समाज में व्यवस्था और नियम होने चाहिए, साथ ही इन नियमों को संचालित करने के लिए एक कुशल नेतृत्व भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की उत्पत्ति का जैविकी या सावयवी सिद्धांत। ठीक है, इसमें चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को जीवों से संबंधित किया है। ठीक है, हार्बर्ट स्पेंसर और भी अन्य समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र में इस सिद्धांत को बताया है, उनके अनुसार समाज भी विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, जैसे एक मानव जीवन। स्पेंसर ने समझाया है कि समाज का विकास जीवों के विकास की तरह हुआ है। ठीक है, जैसे समाज का विकास धीरे धीरे हुआ है, जीवों के विकास भी उसी प्रकार हुआ है, इसीलिए इसको जीवों के प्रकाश से संबंधित किया गया है। जीवों का विकास जिस प्रकार से समानता, भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। समाज के विकास में प्रारंभ में सभी जीव अत्यधिक समान होते हैं, उसी प्रकार प्रारंभ में समाज के जो अंग होते हैं वो भी लगभग मिले जुले होते हैं। उन्हें ना ही स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और ना ही उन्हें अलग किया जा सकता है। तो स्पेंसर ने इसी को और भी अच्छे तरीके से समझाया है कि प्रारंभ में सामाजिक संगठन का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, उसमें धीरे धीरे होने वाले विकास से वह अधिक स्पष्ट होता चला गया। ठीक है, स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संगठन शुरुआत में पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था और जैसे जैसे वह उसका विकास होता गया वह अधिक स्पष्ट होता गया। प्रथाओं में भी स्थायित्व आ गया, कानून का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, ये प्रथाएं आगे चलकर कानून के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रकार प्रारंभ में समूह की सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता गया और यह एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ही यह संगठन से अलग
भूमिका में दिखने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणी और समाज में समानताएं। स्पेंसर ने जैविक सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्राणी और समाज की समानताएं स्पष्ट की हैं, जिसमें है पहला पॉइंट सरलता से जटिलता। ठीक है, जैसे मानव शरीर या मानव का विकास सरलता से जटिलता की ओर रहा है, उसी प्रकार समाज का स्वरूप भी सरलता से जटिलता की ओर रहा है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे शरीर का विकास है, जन्म के समय वो छोटा होता है और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होता जाता है, उसी तरह समाज का भी विकास होता है। नेक्स्ट है पारस्परिक निर्भरता। जिस प्रकार सभी के अंग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंग हैं हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा शरीर इन्हीं के माध्यम से चलता है या संचालित होता है। ठीक है, तो ये मिलजुल कर कार्य करते हैं। इन अंगों का शरीर से अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे शरीर से हाथ, आंख, पैर, कोई भी अंग अलग हो जाता है तो वह उसका महत्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार समाज में उस संस्था का भी अस्तित्व नहीं होता जो समाज से अलग रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे नियंत्रण का केंद्र। मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। समाज भी मस्तिष्क के तरह ही कार्य करता है। ठीक है, समाज के जो अंग हैं छोटे बड़े, उनको वो नियंत्रित करता है, और समूह, संस्थाएं, वर्ग जो इसके अंग हैं छोटे छोटे, वो समाज के अनुसार या समाज के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्णता का महत्व। समाज व शरीर में यदि कोई अंग नष्ट हो जाता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि शरीर भी पूर्णतया खत्म हो गया, ठीक है, या निरर्थक हो गया। जिस प्रकार समाज है, समाज से उसका कोई अंग अलग हो जाता है तो समाज खत्म नहीं होता। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? मनुष्य। यदि मनुष्य खत्म हो जाएगा तो क्या समाज खत्म हो जाएगा? एक इकाई के नष्ट होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से इसको शरीर से जोड़कर देखा गया है कि यदि शरीर का कोई अंग उससे अलग हो जाता है तो वो पूर्ण शरीर नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यदि हाथ कट गया है या पैर कट गया है तो पूर्ण शरीर अभी भी संचालित होता रहता है। नेक्स्ट है निरंतरता। निरंतरता शरीर रचना निरंतरता की एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है। शरीर में कोशिकाएं क्या होती हैं? करोड़ों की संख्या में होती हैं। ये टूटती और बनती रहती हैं। इसी प्रकार लोगों में जीवन पर्यंत यह क्रम चलता है। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी आवश्यक होती है ताकि कोई दूसरा उस स्थान को ग्रहण कर सके। विभिन्न इकाइयों का योग। शरीर की संरचना में कई छोटे बड़े अंगों का योगदान होता है और यह सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं। समाज भी व्यक्तियों से मिलकर बना है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण करता है। ठीक है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य महत्वपूर्ण है और इन्हीं कार्यों के द्वारा समाज जो है सुचारू रूप से संचालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणी और समाज। राज्य में असमानताएं। स्पेंसर ने मनुष्य शरीर और समाज की जो संरचना बताई है उसमें कुछ समानताएं हैं और के साथ साथ कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे यहाँ पे समझाया गया है प्राणी शारीरिक प्राकृतिक शरीर का स्वरूप सदा ही निश्चित होता है। ठीक है, शरीर का जो स्वरूप है वो हमेशा निश्चित होता है, लेकिन समाज का स्वरूप निश्चित नहीं होता है। समाज जो है परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हें अपने निर्धारित स्थान से अलग नहीं किया जाता। ठीक है, शरीर का जो अंग है वो प्राकृतिक तौर से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनका जो स्थान है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है, परंतु सामाजिक शरीर के अंग
अर्थात व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, वो स्वयं के स्थान से उन्हें अलग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो अंग है व्यक्ति, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। आज एक इकाई है, उसके स्थान पे दूसरे दिन दूसरी इकाई उस जगह को ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक शरीर के अंगों का शरीर से अलग कर स्वयं का जीवन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर भी बताया आप लोगों को इसके पहले कि शरीर के अंग को अगर अलग कर दिया जाता है तो उस अंग का कोई महत्व नहीं होता। इसी तरह सामाजिक शरीर के अंग जो है बिखरे हुए होते हैं और उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नेक्स्ट, जैविक सिद्धांत की आलोचना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो जैविक सिद्धांत बताया गया है ऊपर, उसकी आलोचनाएं भी की गई है यहाँ पे। शरीर एवं समाज की सावयवी समानता पूर्ण नहीं है, शरीर के अंगों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है और इच्छा से दूरदर्शी, विचारवान और तर्कजीवी होते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि जो अंग है उनका स्वतंत्र जीवन नहीं होता, लेकिन जो शरीर के विचार हैं, इच्छा है, दूरदर्शी विचार और ये सब क्या है, ये तर्कजीवी है। लेकिन व्यक्ति की एक अलग इच्छा, अस्तित्व एवं चेतना और शक्ति होती है, किंतु व्यक्ति समाज और राज्य के बिना स्वयं के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, परंतु उनके बिना वह जीवित अवश्य रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो समाज से अलग रहकर उसका कोई जीवन तो नहीं होता, लेकिन वो जीवित या जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। बारकर के अनुसार राज्य एक जीवधारी नहीं है, बल्कि वह जीवधारी के समान है। ठीक है, यहाँ पे जो समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की गई है, तो इन्होंने कहा है कि राज्य एक जीवित शरीर नहीं है। ठीक है, वह उसके समान है, इसलिए ये जो तुलना की गई है वो निरर्थक है। प्राणी शरीर के अंग भौतिक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, लेकिन समाज निर्माण करने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, जो शरीर के अंग हैं वो भौतिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जुड़े होते हैं, लेकिन जो समाज को निर्माण करने वाली इकाई, व्यक्ति, वो एक दूसरे से इस तरह से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर संबंध का मतलब बताया गया है शारीरिक रूप से जुड़ा होना। ठीक है, समाज की जो इकाई है व्यक्ति, उसके संबंध किस तरह के होते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर के प्रत्येक अंग का स्थान पहले से ही निर्धारित होता है, किंतु व्यक्ति का समाज में स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है, उसको समाज में अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है। यदि मानव शरीर के रूप में राज्य को माना जाए तो शरीर के अंगों की तरह व्यक्ति साधन मात्र ही रह जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के व्यक्तित्व में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व समाहित हो जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सावयवी सिद्धांत का मुख्य रूप से हर्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ पर उसका प्रयोग किया है और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो परिणाम बताए हैं वो सावयव सिद्धांत से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, स्पेंसर सावयव सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन बारकर के अनुसार प्राणी विज्ञान तथा व्यक्तिवाद दो ऐसे, उन्होंने इसको अनमोल घोड़े कहकर परिभाषित किया है, जो प्राणी को दो विरोधी दिशाओं में खींचते हैं। जैविक सिद्धांत का महत्व में फर्स्ट पॉइंट है, यह प्राकृतिक और एवं सामाजिक वातावरण के प्रभावों पर जोर देता है। इस सिद्धांत के माध्यम से ऐतिहासिक और विकासवादी दृष्टिकोणों का महत्व ज्ञात होने लगा है और इस साथ ही साथ नागरिक और राजनीतिक संस्थाओं में पारस्परिक निर्भरता पर इसके में जोर दिया गया है और यह सामाजिक जीवन की मूल एकता एवं समाज के सभी अंग के आपसी संबंधों पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए ऐसे संगठन से अधिक महत्वपूर्ण है जो एकीकृत नहीं होते हैं और समायोजित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक समाज। एक समाज से मतलब व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जो परस्पर सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं,
इनकी इनकी प्रकृति जो है वो मूर्त रूप से दिखाई देती है, परंतु व्यक्तियों के प्रत्येक समूह को एक समाज नहीं कहा जा सकता। यह समाज का गठन कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा हिंदू समाज, जैन समाज, अन्य समाज, ऐसे बहुत सारे समाज हैं। ठीक है, तो इनका जो संबंध होता है वो क्या है, किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, समूह में, तो हम इसे समाज कह के परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, अब समाज और एक समाज में क्या अंतर है, यहां पर बताया गया है कि समाज पारस्परिक जागरूकता पर आधारित सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और एक समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, समाज के निर्माण में सहयोग तथा संघर्ष के संबंधों का समान महत्व होता है और एक समाज का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जो सहयोग को महत्व देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक समाज में यदि व्यक्तियों का सहयोग नहीं होगा तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, समाज में समानता तथा असमानता का विशेष महत्व होता है और एक समाज में सदस्यों के व्यवहारों, दृष्टिकोणों में अधिकांशता समानता पाई जाती है। ठीक है, समाज में विभिन्न लोग रहते हैं और एक समाज में वह सदस्य जिनके व्यवहार और दृष्टिकोणों में समानता होती है वह होते हैं। समाज की प्रकृति अमूर्त होती है। ठीक है, क्यों? समाज जो है सामाजिक संबंधों पर आधारित है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक समाज की प्रकृति क्या है, मूर्त होती है। क्यों? क्योंकि ये एक उद्देश्य को लेकर कुछ लोगों द्वारा एक समूह के माध्यम से कार्य करता है, तो यह हमें मूर्त रूप में दिखाई देता है। तुलनात्मक रूप से समाज का आकार व्यापक होता है और कुछ विशेष स्वार्थों से जुड़े होने के कारण एक समाज का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाज के प्रकार। समाज के प्रकार जिनमें है शिकार व आहार संग्रहण समाज। ठीक है, यहाँ पे उन समाज की बात की गई है जो जिनकी जीविका मुख्य रूप से शिकार के संग्रहण द्वारा चलती है। दूसरा है पशुपालन समाज। यहाँ पे उस समाज की बात की गई है जो पशुपालन करके अपनी जीविका को चलाते हैं। खानाबदोश समाज। खानाबदोश समाज से मतलब क्या है कि ये वह समाज होता है कि जहां जिस स्थान पर उनको जीविका के साधन मिलते हैं उस स्थान पे वो कुछ समय के लिए निवास करते हैं और जब उनका उद्देश्य वहां से पूर्ण हो जाता है तो वो दूसरी स्थान की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि समाज। ठीक है, कृषि समाज की विशेषता कि यहाँ पे मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय होता है वो कृषि आधारित होता है, मतलब जीविका का साधन प्रमुख उनका कृषि है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कृषि समाज के अंतर्गत जजमानी व्यवस्था, कृषि समाज के अंतर्गत जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब है कि एक जाति दूसरी जाति के समूह पर निर्भर होती है। यह सामाजिक सहकारिता से जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक है। ठीक है, और इस व्यवस्था के दो प्रमुख वर्ग थे। एक वर्ग अन्य वर्ग के लिए सेवा और कृषि और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता था और इसके बदले वह दूसरे वर्ग से अनाज और खाद्य सामग्री लेता था। ठीक है, यहां पर जो इस जजमानी व्यवस्था में क्या है कि यह एक जाति और दो दूसरी जाति के समूह पर निर्भर है। यह सामाजिक सहकारिता से जीवन जीने के प्रेरणादायक थी। मतलब यहाँ पे सामाजिक सहकारिता पाई जाती है कि वो काम करते हैं और दूसरी जाति जो उच्च जाति के लोग हैं उनको उसके बदले में अनाज या अन्य खाद्य सामग्रियां प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आती है जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, पर्शियन भाषा का यह शब्द जमींदारी है जिसका अर्थ होता है भूमि धारक। ठीक है, यह पद्धति दिल्ली सुल्तानों की देन मानी गई है। 14वीं शताब्दी में एक प्रदेश के मुखिया के लिए जमींदारी शब्द प्रयुक्त होता था। ठीक है, इस समय पे एक डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश कह लीजिए
उसका एक मुखिया बना दिया जाता था, अपॉइंट कर दिया जाता था, और ये इसी के आधार पे ये जमींदारी व्यवस्था काम करती थी। और जमींदारी व्यवस्था की जो परंपरा है वो मुगलों के समय से शुरू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिए और कृषकों को जायदाद का अधिकार और उसकी रक्षा के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1817 में इस रैयतवाड़ी पद्धति को जारी करने का आदेश दिया था। ठीक है, इस व्यवस्था में राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंध करती थी। किसान को क्या है, भूमि का स्वामी बना दिया गया था और उनको कंपनी को या राज्य को उसके बदले में राजस्व प्रदान करना पड़ता था। लेकिन किसान को भूमि कर न देने की स्थिति में भूमि से वंचित हो जाना पड़ता था। मतलब अगर वो राजस्व प्रदान नहीं कर पाता है इस स्थिति में, तो उससे वो भूमि छीन कर किसी अन्य को प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है महालवारी पद्धति। महालवारी पद्धति क्या है? रैयतवाड़ी व जमींदारी व्यवस्था के फेल हो जाने पर तीसरी पद्धति के रूप में महालवारी पद्धति को लागू किया गया था। इस पद्धति में महल तथा भू संपत्ति फसल के आधार पर सरकार अनेक प्रकार के राजस्व निर्धारित करती थी और इन्हीं महलों के मालिक में से कुछ लोगों को चुनकर महलों के पर्यवेक्षण और राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर महल और संपत्ति के आधार पर कर जो है या राजस्व जो है वो निर्धारित किया जाता था। जिसकी जितना बड़ा महल या भवन होगा और संपत्ति होगी, उसको उतना अधिक राजस्व जमा करना होगा। ठीक है, और इन्हीं लोगों में से कुछ मुख्य लोगों को ही चुनकर उसके पर्यवेक्षण के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। काश्तकारी पद्धति। काश्तकारी पद्धति क्या है? भूमि के मालिक से खेती के लिए भूमि को लेने वाले को किराएदार कहा जाता था। ठीक है, भूमि के मालिक से खेती के लिए, जैसे आप सुनते होंगे कि खेत को बटाई में दे देना, यहां पर वही चीज बात हो रही है कि भूमि का जो मालिक है वो अपनी भूमि को दूसरे को खेती के लिए दे देता है। और वह किराया किस प्रकार से लेते हैं? स्थायी और अस्थायी तरीके से। स्थायी क्या है? किराएदार भूमि पर थोड़ा अधिकार रखते थे, लेकिन अस्थायी किराएदार भूमि की खेती पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखते थे। भूमि का मालिक जब भी चाहे इनसे भूमि को छीनकर किसी अन्य को प्रदान कर सकता था। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज से मतलब क्या है? यहां पर ग्रामीण समाज जो कि एक निश्चित भूभाग पे बसा होता है और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था होती है बहुत ही सरल होती है। इनमें सामाजिक परंपराएं मुख्य रूप से प्रमुख मानी गई हैं। ठीक है, और ये सामाजिक संबंधों को या पारिवारिक संबंधों को, प्राथमिक संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है नगरीय समाज। नगरीय समाज जो व्यवसाय के आधार पर बसा हुआ है और यहाँ पे भिन्न भिन्न व्यवसाय पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग पाए जाते हैं। यहाँ प्राथमिक संबंधों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि द्वितीयक संबंधों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट आता है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज के अंतर्गत जैसे दक्षिण कोरिया है, ठीक है, वहां पर क्या है कि लोग कृषि कम करते हैं, बहुत कम वहां कृषि व्यवसाय के रूप में या जीविका के रूप में लोग उसको अपनाते हैं, बल्कि मशीनी द्वारा उद्योगों को अधिक महत्व देते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।